Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the top 10 news of January 2026. So let's begin with the first topic. So the first topic is the India European Union Free Trade Agreement. So recently India as well as European Union, they have concluded this particular free trade agreement at the 16th India EU summit, which was held recently in India only, and it is a result of the relaunch of negotiations which took place after 2022. So let's have a little bit background of India EU relations first. तो अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो वो 1962 में स्टार्ट हुए थे, right? And the strategic partnership, it was, the relationship was upgraded to this strategic partnership in the year 2004. ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि नेगोशिएशंस 2022 में दोबारा स्टार्ट हुए थे, एंड उसका ये नतीजा है कि अभी ये प्रेजेंट समिट में ये एफडीए कंक्लूड हुआ है. नाउ अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंडिया, इट इज़ नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. ठीक है, अभी रिसेंटली एट द इन द एंड ऑफ द दिसंबर ओनली इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, और अगर हम कंबाइंड ईयू को माने तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज़ फोर्थ लार्जेस्ट एंड ईयू इज़ सेकंड लार्जेस्ट. सो दिस पर्टिकुलर ट्रेड डील, इट बिकम सिग्निफिकेंट, हेंस इट इज़ ऑल्सो बीइंग नेम्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स. ठीक है, तो आपने देखा होगा मीडिया में कि ये वर्ड, ये फ्रेज़ बहुत यूज़ हो रहा है, एंड बोथ फ्रॉम द लीडर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज यूरोपियन यूनियन. नाउ दीज टू, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, दे कंप्राइज ऑफ द 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. ठीक है, एंड दिस इज़ रफली अराउंड 33% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. तो आपका जो 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है. अब अगर हम बात करें कि जो फीचर्स हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वो क्या हैं, तो पहली चीज़ है कि रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स. तो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, दे विल गेट प्रेफरेंशियल एक्सेस इन यूरोपियन यूनियन, एंड सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के जो गुड्स हैं वो इंडिया में उनको एक्सेस मिलेगा. And tariffs have been eliminated on roughly 33 billion US dollar worth of labor intensive exports. तो यहाँ पर जो सेक्टर्स जो बेनिफिट करेंगे इस स्टेप से वो हैं टेक्सटाइल, लेदर, मैरीन, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, अगर अब हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो यहाँ पर कैलिब्रेटेड कोटा बेस्ड लिबरलाइजेशन लेके आए हैं, एंड दिस विल अलाउ द यूरोपियन यूनियन हाई एंड cars, they will be able to enter India at a reduced price. Similarly जो इंडियन मेड ऑटोमोबाइल्स हैं उनको रेसिप्रोकल एक्सेस मिलेगा यूरोपियन यूनियन में. तो जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट मिलेगा. अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की एंड प्रोसेस्ड फूड्स की, तो ऑब्वियसली बेटर एक्सेस मिलेगा आपके टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा को. और जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा डेयरी सेक्टर हुआ, पोल्ट्री सेक्टर हुआ, सीरियल्स हुए, कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हुए, उनको प्रोटेक्शन ही दिया गया है. नाउ इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड मोबिलिटी, तो सर्विस सेक्टर में तो 144 सब सेक्टर्स में इंडिया को एक्सपेंडेड एक्सेस मिलेगा, जो इंक्लूड करते हैं आपकी आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म एक्सेट्रा. सिमिलरली यूरोपियन यूनियन को 102 सब सेक्टर्स में एक एक्सपेंडेड एक्सेस मिलेगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के, उनको एक्सेस दिया जाएगा, एंड देयर वुड बी ईजिंग ऑफ सम कंडीशंस फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी, पोस्ट स्टडी वर्क एक्सेट्रा. तो वहाँ पर भी काफ़ी स्टेप्स उठाए गए हैं. नाउ देर वुड बी ऑल्सो कॉरपोरेशन ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कि आपके कस्टम प्रोसीजर्स हुए, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हुए, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हुए, तो वहाँ पर भी दोनों आपस में मिलके काम करेंगे. सो दिस पर्टिकुलर डील ऑल्सो टॉक्स अबाउट CBAM, विच इज़ योर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देर वुड बी डायलॉग, देर वुड बी कॉरपोरेशन हेल्ड. ठीक है, एंड
इंडिया को सपोर्ट मिलेगा बोथ फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्निकली, ताकि वो यूरोपियन यूनियन के कार्बन नॉर्म्स को मीट कर सके. Now there will also be cooperation in emerging areas like your artificial intelligence, your clean technology, semiconductors, digital trade, etc. ताकि inclusive and resilient growth हो सके. ठीक है. Then in terms of IPR, so there is recognition of your traditional knowledge digital library. राइट. तो ये कुछ फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के. तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम ट्रेड की बात करें तो रफली गुड्स का जो ट्रेड है दैट इज़ अराउंड 136.5 बिलियन डॉलर्स. ठीक है. इसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट्स रफली 76 बिलियन डॉलर्स है और इंपोर्ट 60 है. और अगर हम सर्विसेज ट्रेड की बात करें तो वो 83.1 बिलियन डॉलर्स है. ठीक है. नाउ अब इस ट्रेड डील का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए. तो अगर इंडिया की बात करें इन इकोनॉमिक टर्म्स, ऑब्वियसली हमारा मेजर बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट्स को, एम्प्लॉयमेंट को, हमारे एमएसएमई स्ट्रेंथन होंगे, हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर स्ट्रेंथन होंगे, एंड वी विल बी इंटीग्रेटेड विद द यूरोपियन वैल्यू चेन्स. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक, तो ये ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन को एक हमारा ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे पेश करता है, स्पेशली इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स जहाँ पर हमें ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है. देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सिंगल मार्केट. राइट. तो एंड एट द सेम टाइम इट विल बेनिफिट आवर वुमेन, आर्टिसंस, यूथ, our professionals, and ultimately support our Viksit Bharat 2047 vision. Similarly यूरोपियन यूनियन को एक एक्सेस मिलेगा वास्ट इंडियन मार्केट को जो कि फास्ट ग्रोइंग है, एंड दे विल हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सेक्टर, ग्रीन सेक्टर एक्सेट्रा. और उनका भी डिपेंडेंस कम होगा फ्रॉम चाइना के ऊपर वो बहुत डिपेंडेंट है फॉर देयर सप्लाई चेन. तो वो उस डायरेक्शन में दे विल बी एबल टू डाइवर्सिफाई. लेकिन साथ में ही देर आर सम चैलेंजेस लाइक इंडिया विल हैव टू कंप्लाई विद द हाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है. फिर द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कार्बन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. देन what will be the implementation capacity across various states, across various MSMEs. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी, और यही हमारा सॉल्यूशंस भी बनेंगे कि हमें इन डायरेक्शन में स्टेप्स उठानी होगी. राइट. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक नाउ. सो दिस इज़ रिलेटेड टू यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला. तो हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करके उन्होंने कैप्चर किया जो प्रेसिडेंट थे, अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ. तो वो कैप्चर किए गए थे, एंड इट इज़ बीइंग सेड दैट दिस इज़ अ ट्रम्प कोरोलरी टू द मोनरे डॉक्ट्रिन ऑफ 1823. तो जो उस टाइम पे यूएस की स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, तो उसी स्ट्रैटेजी का इट इज़ बीइंग सीइंग अ शार्प रिवाइवल. तो बात करते हैं पहले मुनरो डॉक्ट्रिन की. तो मुनरो बेसिकली ही वाज द प्रेसिडेंट, एंड ही in 1823 he laid three principles. तो पहला उनका प्रिंसिपल था नॉन कॉलोनाइजेशन. ठीक है. नॉन कॉलोनाइजेशन, इसके अंडर द यूरोपियन पावर्स दे वुड नॉट इस्टेब्लिश न्यू कॉलोनीज इन द अमेरिकाज. ये पहला था. दूसरा था नॉन इंटरफेरेंस. ठीक है. नॉन इंटरफेरेंस, अब इसका ये मतलब है कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर स्टेट्स इट वुड बी व्यूड एज हॉस्टाइल टू द यूएस. तो अगर किसी भी स्टेट में आपने ऐसे इंटरवेंशन किया तो वो यूएस के ऊपर इंटरवेंशन माना जाएगा. थर्ड, रेसिप्रोकल, यूएस भी सेम चीज़ करेगा. यूएस विल हैव रिस्ट्रेंट इन यूरोप. ठीक है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यूएस ऑल्सो वुड नॉट इंटरफेयर इन द यूरोपियन कन्फ्लिक्ट्स. तो ये एक डॉक्ट्राइन था इन 1823, और इसका जो कोरोलरी निकल के आया था सबसे पहला वो था 1904 में रूजवेल्ट के टाइम पे. ठीक है. तो उधर क्या हुआ था कि यूएस का जो राइट टू एक्सरसाइज इंटरनेशनल पुलिस पावर था वो उन्होंने किया था एसर्ट इन लैटिन अमेरिका. तो बेसिकली व्हाट वाज द रीज़न दैट दे वांटेड टू एड्रेस क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी, रोइंग डूइंग एक्सेट्रा. तो ऐसे में वो जस्टिफाई करते थे डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस. एंड दिस वॉज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, जहाँ पर उनको काउंटर करना था सोवियत इन्फ्लुएंस को, लाइक इन सेंट्रल अमेरिका, इन क्यूबा. पोस्ट कोल्ड वॉर में ये चीज़ डिक्लाइन हो गई, डाइल्यूट हो गई, एंड बिकॉज देयर वाज राइज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म.
ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म का जब राइज हुआ तो ये वाला डॉक्ट्राइन इट बिकेम डाइल्यूटेड। अब दोबारा ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा, स्पेशली इन ट्रम्प 2.0 वन में भी देखा गया था। सो दिस इज बीइंग नाउ सीन एज अ शार्प रिवाइवल इज देयर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वेनेजुएला ही क्यों? तो वहाँ पर कुछ रीजंस दिए थे यूएस ने, जैसे कि एक तो नार्को टेररिज्म का नरेटिव दिया था कि दैट पर्टिकुलर रेजिम इट वाज सपोर्टिंग द ड्रग टैरिफिंग एंड इट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेंटेनाइल क्राइसिस इन यूएस। दूसरा है आपका ऑयल एंड रिसोर्सेज। तो वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, तो बट वो लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है एंड देर आर सैंक्शंस। तो अगर हम कंट्रोल कर लें वेनेजुएला ऑयल को, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू यूएस एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल एज प्राइस स्टेबिलिटी। फिर तीसरा रीज़न हम मान सकते हैं कि दे वांट टू काउंटर द एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स लाइक चाइना, रशिया, ईरान, ठीक है। एंड ऑल्सो यूएस वांट्स टू रीअसर्ट इट्स डोमिनेंस इन द लैटिन अमेरिका। तो अब ये इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके वेरियस आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 51, आर्टिकल 24, 25, तो ये सभी आर्टिकल्स के ये अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूएनएससी दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी ऑथराइजेशन नहीं ली गई है। सो दिस इज़ नॉट लीगली फिजिबल दिस पर्टिकुलर एक्शन। और अब इसका ग्लोबल ऑर्डर पे क्या असर होगा? सो ऑब्वियसली इट विल वीकन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, ठीक है। इट विल ऑल्सो अंडरमाइन मल्टीलेटरलिज्म, इट विल एनकरेज मोर यूनिलैटरलिज्म, एंड जो आपका ग्लोबल साउथ है उनमें एक फेयर्ड डेवलप हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वेनेजुएला को, दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, अप्रॉक्सीमेटली $95.3 million हैं, और इनमें से मेजोरिटी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। सो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट देयर। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है, क्रूड इम्पोर्ट फ्रॉम वेनेजुएला, दैट डिक्रीज्ड बाय 81.3% इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट विल बी मिनिमल, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी अराइज करती है, जैसे सैंक्शंस ईज हो जाते हैं, तो हमें डिस्काउंटेड क्रूड मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड नॉन इंटरवेंशनिज्म एज वेल एज पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिया इस पर्टिकुलर एक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। सो इंडिया ऑल्सो हैज़ टू बैलेंस दिस ग्लोबल साउथ सोलिडेरिटी अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस। तो वो हमें थोड़ी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक, सो इंडिया यूएई एंगेजमेंट एमिड रीजनल फ्लक्स। तो रिसेंटली आपने देखा न्यूज़ में कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक शॉर्ट होल्ड लिया इंडिया में, और उन्होंने मीटिंग्स हेल्ड की हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड दिस इज़ बीइंग सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स। अब इस विजिट में काफ़ी कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, डिफेंस में, एनर्जी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो सब हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले थोड़ा देखने की ज़रूरत है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो एस्पेक्ट है उसको देखते हैं। तो जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों के देशों के बीच में, दैट रीच्ड $100 बिलियन, ठीक है। तो $100 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिया यूएई जो हमारा सीपा है दैट वाज साइंड इन द 2022, उसका ये एक नतीजा है। एंड नाउ द टारगेट इज दैट बाय 2032 वी विल रीच $200 बिलियन। तो ऐसे में देर इज़ एन एम्फोसिस ऑन कनेक्टिंग द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। कैसे करेंगे कनेक्ट? थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक भारत मार्ट, थ्रू वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एक्सेट्रा, ठीक है। भारत अफ्रीका सेतु। तो हम जो पहले फोकस था लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स के ऊपर, वहाँ से हमारा फोकस अब जा रहा है टूवर्ड्स इंक्लूसिव एज वेल एज एमएसएमई लेड ट्रेड ग्रोथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो जो यूएई के सोवरन वेल्थ फंड्स हैं दे हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन आवर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। एंड देर वॉज ऑल्सो डिस्कशन ऑन यूएई पार्टनरशिप इन ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विच इज़ इन गुजरात। तो ऐसे में ये हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्ट्रैटेजी है उसको सपोर्ट करता है, हमारे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करता है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इन एनर्जी एज वेल एज इन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन
तो a 10-year LNG supply agreement which will be applicable from 2028, and there was also cooperation कि हम दोनों आपस में इंडिया एज वेल एज यूएई वी विल कॉरपोरेट ऑन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्पेशली योर SMRs विच आर योर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और ये हमें देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शांति एक्ट। तो इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट शांति एक्ट ऑफ 2025, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इंडियाज एनर्जी बास्केट एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर क्लीन बेस लोड पावर, राइट। अब बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हुई, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स हुए, तो उस डायरेक्शन में भी कदम उठाए जाएंगे, कॉरपोरेशन होगा। द यूएई इट विल एक्सप्लोर द डाटा सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है, और डाटा एम्बेसीज विल बी सेट अप इन दिस डायरेक्शन। Then in terms of counter-terrorism and financial integrity, so there was joint condemnation of terrorism, especially your cross-border terrorism, and there would be continued cooperation within FATF, which is your Financial Action Task Force against your terror financing, right. इसके अलावा there other the things that were announced were, for example, there would be establishment of House of India in Abu Dhabi. Then there would be interlinking of UPI with the UAE payment systems. There would be integration of your DigiLocker with the UAE platforms. तो ये सब चीज़ें भी होंगी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनती है, एक तो हो गए आपके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, दूसरा जो हमारा जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है बिहाइंड दिस विजिट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दैट यूएई और सऊदी, सो देर इज़ इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस अकरिंग बिटवीन दैम, चाहे वो यमन को लेकर हो, चाहे वो सूडान को लेकर हो, सोमालिया को लेकर हो, एंड द कंसेप्ट ऑफ मोनोलिथिक GCC ब्लॉक दैट इज़ गेटिंग वीकन्ड। तो ये चीज़ गौर करने की है। फिर हमें ये चीज़ भी नोट करनी है कि सऊदी अरेबिया इट इज़ मूविंग मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड तुर्की, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया और यूएई का साथ आना, ठीक है, थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया यूएई इजराइल या बायलेटरली, ठीक है, या IMEC हुआ, I2U2 हुआ, तो उन उन चीज़ों के द्वारा इंडिया इट इज़ ट्राइंग टू काउंटर दिस alignment between these three countries. Then the US Iran, the ties they are getting affected, ठीक है, वो दोनों का जो टेंशन चल रहा है US और ईरान के बीच में, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप इट ऑफर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव है जो विद रिस्पेक्ट टू गाज़ा, तो बोथ द कंट्रीज दे वर इन्वाइटेड टू दिस initiative. ऐसे में they have a scope, they have an opportunity for joint influence in the reconstruction as well as governance of Gaza. तो ये हमारा इस पर्टिकुलर विजिट का सिग्निफिकेंस हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू योर PSLV फेलियर्स एंड इम्प्लीकेशंस। तो हमने देखा कि रिसेंटली जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, द latest mission which was the C62 mission, so that was a failed mission. उससे पहले वाला भी just the C61 mission which was in your May 2025, that was also a failed, and both these missions they were linked to anomalies in your third propulsion stage, that is your PS3, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ दिस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इंडिया का थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है बाय योर इसरो, विच इज़ योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1994, ठीक है, और इसको हम अपना इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्चर भी बोलते हैं। इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, एंड इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन योर लो अर्थ ऑर्बिट्स वन एंड सन सिंक्रोनस योर पोलर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट इंडियन रॉकेट विच यूज द लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज। ये आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है व्हाट आर द 4 स्टेजेस है। तो अगर हम बात करें PS1 की, तो द फर्स्ट स्टेज इज़ योर सॉलिड स्टेज, ठीक है, फर्स्ट एज वेल एज योर थर्ड स्टेज, ये दोनों ही सॉलिड हैं, और सेकेंड और फोर्थ होती हैं जो वो आपकी लिक्विड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हम HTPB प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं विच इज़ योर हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडीन। तो वो प्रोवाइड करता है इनिशियल थ्रस्ट को,
ठीक है। सेकेंड स्टेज हमारा विकास इंजन यूज़ करता है एंड दैट यूजेस अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजाइन एज द फ्यूल, एंड यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजर होता है दैट इज़ नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, राइट। थर्ड स्टेज में फिर से हम HTPB यूज़ करते हैं एंड इट ऑपरेट्स इन नियर वैक्यूम कंडीशंस। तो दिस पर्टिकुलर स्टेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सेलरेटिंग द व्हीकल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जो फोर्थ स्टेज होता है विच इज़ द फाइनल स्टेज एंड इट इज़ अ लिक्विड स्टेज, इट यूजेस MMH which is your monomethyl hydrazine as well as the mixed oxides of nitrogen and oxides of nitrogen as the oxidizer, ठीक है। और ये वाली स्टेज में हम प्रिसाइज जो ऑर्बिटल लोकेशन है वहाँ पर प्लेस कर देते हैं अपनी जो भी हम पेलोड कैरी कर रहे हैं, सैटेलाइट्स कैरी कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जो अब पेलोड कैपेसिटी क्या है PSLV की, तो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ SSPO ऑर्बिट, तो वो SSPO ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम्स को लेके जा सकता है। एंड आपके जो सब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट है वहाँ 1425 किलोग्राम को लेके जा सकता है। और PSLV की ही बदौलत हमने चंद्रयान-1 मंगलयान को लॉन्च किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों मिशंस फेल हो गए। तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ PSLV C61 के द्वारा हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO-9 लेके जा रहे थे एंड थ्रू PSLV C62 वी वर टेकिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 विच वाज आल्सो नोन एज अन्वेष एज वेल एज 15 कमर्शियल अदर सैटेलाइट्स। अब जो C61 था, द रीज़न फॉर द फेलियर वॉज द सडन ड्रॉप इन द कंबशन चैम्बर प्रेशर। ऐसे में क्या हुआ, जो वेलोसिटी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो नहीं मिली और सैटेलाइट गॉट लॉस्ट। C62 में क्या हुआ, देयर वाज सम रोल रेट डिस्टर्बेंस during the PS3 burn and as a result the vehicle it deviated from its trajectory and the mission got failed। तो अब क्या होता है कि जब हम ये वाला PS3 वाला स्टेज पे होते हैं सो यहाँ पर हम एक सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर मोटर इट कैन नॉट बी शट डाउन और थ्रोटल्ड। तो अगर कोई भी माइनर डिफेक्ट है जैसे आपका क्रैक्स हुए, वॉइड्स हुए, इरोजन हुआ, सो दिस कैन कॉज अनइवन बर्निंग, साइड वेंटिंग ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज, असिमेट्रिक थ्रस्ट कैन बी देयर। तो ऐसे में एक टॉर्क जनरेट होता है विच कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड स्पिनिंग ऑफ द व्हीकल एंड लॉस ऑफ गाइडेंस एंड एज अ रिजल्ट द मिशन कैन गेट फेल्ड। तो यही हुआ है दोनों आपके C61 में भी C62 में भी। अब ये चीज़ बहुत ही सीरियस है क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमारी नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर होती है, नेशनल सिक्योरिटी पे इसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। तो जो हमारा बॉर्डर सर्विलेंस है, हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो सब इफेक्ट होएगा। सेकेंडली हमारी कॉमर्शियल कैपेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि PSLV मार्केट किया जा रहा है बाय योर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे में जो अगर फेलियर होते रहेंगे सो दिस विल रिड्यूस द कॉन्फिडेंस अमंग द फॉरेन कस्टमर्स। तो एंड इट विल ऑल्सो लीड टू हायर प्रीमियम कॉस्ट, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियर होता है दैट विल इंक्रीज। थर्डली डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, ठीक है, हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है आफ्टर 2017 क्योंकि हमें कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम SpaceX, फ्रॉम रॉकेट लैब एक्सेट्रा। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि अगर क्रैक्स आ रहे हैं, इरोजन हो रहा है, तो ऐसे में इसका मतलब जो हमारे ये इनिशिएटिव्स हैं, जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं फॉर क्वालिटी कंट्रोल दैट आर नॉट प्रॉपर। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे दैट दिस पर्टिकुलर फेलियर्स दे विल स्लो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन द स्पेस सेक्टर इन इंडिया, राइट। Board of Peace for Gaza. So this is a recently it was in the news and जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज़ हिज इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा, ठीक है। तो ये US लेड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर योर UNSC रेजोल्यूशन 2803 ऑफ 2025, ठीक है। तो ये क्यों क्रिएट किया गया है, बेसिकली इट इज़ टू ऑपरेशनलाइज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाज़ा कन्फ्लिक्ट एंड टू सपोर्ट पोस्ट वॉर स्टेबलाइजेशन देयर, ठीक है। तो ये एक UN कमांडेड मिशन नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बट इट कैरीज द UNSC एंडोर्समेंट, राइट।
तो एक लेजिटिमेसी का फैक्टर ज़रूर है, बट ये यूएन कमांडेड मिशन नहीं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट इज़ द कोर मैंडेट हेयर? तो बेसिकली आपका गाज़ा का डीमिलिटराइजेशन, उसका फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन, उसका इकोनॉमिक रिकवरी, उसकी ट्रांजिशनल गवर्नेंस, एवरीथिंग विल बी सीन बाय दिस पर्टिकुलर बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक एक स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है गाज़ा में, ये बोर्ड फंक्शन करता रहेगा। इनिशियल जो ऑथराइजेशन है वो टिल 31 दिसंबर 2027 है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरपर्सन दैट इज़ गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रम्प। तो एक ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, क्योंकि एज पर एक्सपर्ट्स व्हाट हैपन्स आफ्टर ही इज़ नॉट द प्रेजिडेंट ऑफ यूएस, तो ऐसे में उनकी क्या पोजीशन रहेगी। सेकेंडली, जो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, उसमें कुछ ग्लोबल फिगर्स हैं लाइक योर टोनी ब्लेयर हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मार्को रूबियो हु इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन देर इज़ अ गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल बॉडी होगी विच विल कोऑर्डिनेट फील्ड लेवल एक्टिविटीज़, एड डिलीवरी, रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। There will also be high representative for Gaza by the name of Nikolay Maldonov. He is a Bulgarian diplomat and he will serve as the principal on the ground international liaison. फिर एक नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा भी इस्टेब्लिश होगी एंड इट विल हैव पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स एंड इट विल बी चेयर्ड बाय योर अली शाद हु इज़ द फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर in the Palestinian Authority, and it will, this particular committee, it will be responsible for day-to-day civilian administration. Now what about membership and funding? So membership invitations were sent to number of countries including India, Pakistan, Greece, etc. And this particular membership, it can be मेड परमानेंट ऑल्सो। अगर आप यूएस 1 बिलियन डॉलर्स दे दें तो आपकी जो मेंबरशिप है उसको परमानेंट स्टेटस मिल जाएगा। एंड ऑल दिस फंड्स दे विल बी ईयर्ड मार्क्ड स्पेसिफिकली फॉर गाज़ाज रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। तो इनिशियल ये 3 ईयर का रिन्यूएबल नॉन कंट्रीब्यूटिंग ऑप्शन है मेंबरशिप का, लेकिन इसको परमानेंट बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके पोस्ट वॉर रिकवरी में हेल्प करेगा, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ पैरेलल स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे यूएन पीस कीपिंग मॉडल्स हैं, उन सब के पैरेलल स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट टू विच इज़ लेड बाय वन पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, at the regional level obviously it will help to stabilize the Israel Palestine जो conflict चल रहा है, but it could also influence the other things which are happening in your Middle East, चाहे वो conflicts हों, चाहे वो peace processes हों, उन सबको भी it can influence. Now what about India? तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ इंडिया ज्वाइंस द बोर्ड इट विल बी सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद अदर स्टेक होल्डर्स लाइक यूएई, इजराइल एक्सेट्रा, and it can also contribute in terms of infrastructure, digital governance, health, education projects. But at the same time पाकिस्तान है, ठीक है, उनको काउंटर करना है, इज़राइल, पैलेस्टाइन, ईरान, वेरियस अदर अरब स्टेट्स, देयर हैव टू, इंडिया नीड्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। ठीक है, साथ में फिर एक ये एंगल आता है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस परसेप्शन ऑफ अलाइनमेंट विद वन पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल ब्लॉक। तो इससे में इंडिया के लिए कुछ चीज़ सिंपल नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस इन गाज़ा, बट सवाल यही उठता है दैट वाई यूएस लेड। ठीक है, इंडिया जर्मनी रिलेशंस। तो रिसेंटली जर्मन चांसलर ही विजिटेड इंडिया एंड दिस ईयर ऑल्सो मार्क्स द 25 years of India Germany strategic partnership as well as the 75 years of diplomatic relations between the two countries. तो जर्मनी इंडिया जर्मन रिलेशंस वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे 1951 में स्टार्ट हुए थे एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में। ठीक है, एंड we have institutionalized these partnership through various high level strategic dialogues, sectoral working groups, intergovernmental consultations etc. तो यूरोपियन यूनियन में जो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है दैट इज़ जर्मनी।
ठीक है, ये आपको चीज़ नोट करनी चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द की आउटकम्स ऑफ दिस विजिट। तो सबसे पहले तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर कॉरपोरेशन हुआ। देयर वाज जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रोड मैप। देन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन, ये आप गौर करने की चीज़ है दैट डिस्पाइट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, ठीक है, तो जो बायलेटरल ट्रेड है दैट इज़ ओनली 50 बिलियन US डॉलर्स। ठीक है, जर्मनी इंडिया का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया 23rd लार्जेस्ट है। तो यू कैन सी द पोटेंशियल दैट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन इज हैविंग। तो ऐसे में देर वर टॉक्स ऑफ एक्सपेंडिंग द मेक इन इंडिया मिटल स्टैंड प्रोग्राम टू अट्रैक्ट द जर्मन SMEs। उस डायरेक्शन में द स्टेप्स आर बीइंग टेकन। then in education and skilling, so a higher education roadmap was adopted, and the German universities, they have been invited to open campuses in India. A center of excellence for renewable energy skilling was also announced. Then there would be cooperation on semiconductors, critical minerals, your industry 4.0, data governance, etc. And a bilateral dialogue mechanism on India Pacific was also launched, and both the countries, they reaffirmed their support for free, open and rules based Indo Pacific। ठीक है, फिर देयर वाज ऑल्सो सपोर्ट फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज़ योर आईमैक। ठीक है, तो condemnation of all forms of terrorism including cross border terrorism, and also the visa free airport transit would be provided to India passport holders through the German airports। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब जो हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पर किया है दैट इज़ द चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप। तो पहली चैलेंज ये है द डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू द रशिया यूक्रेन वॉर। तो जर्मनी चाहता है कि हम शो करें एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट, वेयर एज इंडिया, एज आई पॉइंटेड अर्लियर ऑल्सो, इट ऑलवेज सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरा, डिफेंस एसिमेट्री। ठीक है, इंडिया इज़ टू मच डिपेंडेंट अपॉन रशियन सिस्टम्स इन डिफेंस, राइट। तो ऐसे में जर्मन डिफेंस एक्सपोर्ट्स दे आर गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट है लिमिटेड इकोनॉमिक स्केल्स। इसका क्या मतलब है, अगर हम कंपेयर करें जर्मनी चाइना की ट्रेड और हमारी जो ट्रेड है, तो जर्मन चाइना ट्रेड इज़ मच मच बिगर देन आवर ट्रेड। तो यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, राइट। विद और जर्मनी चाइना को एक इकोनॉमिक राइवल मानता है, जबकि इंडिया चाइना को एक सिक्योरिटी थ्रेट भी मानता है, एक टेरिटोरियल थ्रेट भी मानता है, right। So this is something that some areas where these India and as well as Germany they differ। तो अब यहाँ पर क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो वी नीड टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो उस डायरेक्शन में एक स्टेप तो हो चुका है, दैट इज़ योर इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसको जल्दी से ऑपरेशनलाइज करने की नीड है। सेकंड, वी नीड टू डीपन आवर ग्रीन ट्रांजिशन, चाहे वो हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो। थर्ड, वी नीड टू बूस्ट आवर मेक इन इंडिया दिस मिटल स्टैंड इनिशिएटिव, उसको हमें फर्दर एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। देयर शुड बी फोकस ऑन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज R&D। सो देन we can also cooperate in terms of UPI, ONDC, European digital frameworks, right। So these are the some of the steps that we can undertake to strengthen the relationship। Next, BBNJ agreement comes into force। So basically the agreement on marine biological diversity of areas beyond your national jurisdiction, also known as the BBNJ agreement, it came into force on 17th January 2026। So it is the first legally binding treaty for high seas biodiversity। ठीक है, so it has been adopted under your UN clause 1982 and it applies to high seas and international seabed areas beyond your exclusive economic zones। तो इसके 4 पिलर्स हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के। नंबर 1, आपका मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो आपके मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनसे जेनेटिक मटेरियल मिलता है, तो उसको कवर करेगा एंड इंट्रोड्यूसेस लाइक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। सेकंड, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स। सो यहाँ पर आपका मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड दिस विल हेल्प इन स्पेशल प्लानिंग फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। थर्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके मैंडेटरी असेसमेंट होंगे so that we can know what particular activity, what kind of impact it is having on the high seas।
Fourthly, capacity building and technology transfer of your marine technology. तो स्पेशली दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर योर डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो आपका नॉर्थ साउथ डिवाइड है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट विल बी रिड्यूस्ड. Now, in terms of institutional architecture, so number of institutions would be set up. For example, COP, it will be the supreme decision making body. Then there would be subsidiary scientific as well as technical bodies. There would be clearing house mechanism. Secretariat would be set up for administrative support. Then there would be dedicated funding to assist the implementation of the agreement. तो अब ये important है, agreement बहुत important है क्योंकि it supports ओवर 2/3 ऑफ द ओशन सरफेस. ठीक है, और ये लीगली बाइंडिंग रूल है, राइट. फिर ये हमारा जो SDG 14 है उसको सपोर्ट करता है. 90% ऑफ द अर्थ्स लिविंग स्पेस बाय वॉल्यूम विल बी अंडर दिस एग्रीमेंट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो एड्रेसेस द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस दैट the world is facing, that is your climate change, biodiversity loss as well as the pollution, right. अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एंड USA दे हैव साइंड द एग्रीमेंट बट दे हैव नॉट येट रेटिफाइड इट. मेजर रेटिफायर्स इंक्लूड चाइना, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्राज़ील एक्सेट्रा. तो जो इनिशियली क्या था कि ये 2023 में अडॉप्ट हुआ था, तो इट वुड एंटर इनटू फोर्स 120 डेज आफ्टर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 60 कंट्रीज. तो अभी 80+ कंट्रीज इसको रेटिफाई कर चुकी हैं, राइट. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन DTAA. ठीक है, तो जो हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी. तो पहले केस समझ लेते हैं. तो क्या डिस्प्यूट था कि एक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हैं बाय द नेम ऑफ टाइगर ग्लोबल. ठीक है, तो उन्होंने 1.6 बिलियन $US स्टेक सेल किया फ्लिपकार्ट में टू वॉलमार्ट इन 2018. ठीक है, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये रूट हुई मॉरिशियस बेस्ड एंटिटीज़ के द्वारा. तो ऐसे में टाइगर ग्लोबल ने बोला कि वी विल बी एग्जाम्प्टेड, वी क्लेम एग्जाम्पशन अंडर द इंडियन कैपिटल गेन्स टैक्स बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज़ अंडर योर इंडिया मॉरिशियस DTA. ठीक है, अब इंडियन अथॉरिटीज़ ने इस पर्टिकुलर क्लेम को डिस्प्यूट किया. उन्होंने कहा कि ये जो एंटायर स्ट्रक्चर रचा है टाइगर ग्लोबल ने, दिस वाज डिज़ाइंड फॉर टैक्स अवॉइडेंस रादर दैन इट इज़ सम जेन्युइन कमर्शियल एक्टिविटी. तो ये चीज़ फिर जुडिशरी के पास गई. तो सबसे पहले 2020 में अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग्स, दैट इज़ योर AAR. ठीक है, उन्होंने डिनाई किया DTA एंड उन्होंने बोला कि ये अरेंजमेंट येस इट इज़ प्राइमा फेशी अ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम. फिर ये चीज़ गई दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में AAR के ऑर्डर को क्वाश कर दिया, सेइंग इट इज़ आर्बिट्रेरी एंड येस DTAA बेनिफिट्स विल बी अलाउड. सो फिर ये गया आपका सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दे हैव ओवरटर्न द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट एंड रीस्टोर्ड दिस ऑर्डर ऑफ 2020 विच वाज द AAR ऑर्डर. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिकली दीज बेनिफिट्स ऑफ DTAA दे कैन नॉट बी क्लेम्ड मैकेनिकली. ठीक है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दैट इज नेसेसरी बट इट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. ठीक है, ऑल्सो द इंडिया मॉरिशियस DTA इट अप्लाइज ओनली व्हेन द एसेट्स आर डायरेक्टली ओन्ड बाय सम मॉरिशियन एंटिटी विद रियल कॉमर्शियल प्रेजेंस, राइट. तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि GAR क्या होता है. ठीक है, DTA क्या होता है. तो पहले GAR की बात करते हैं. तो GAR इट is effective from your 1 April 2017 and it empowers the authorities to deny tax benefits where the main purpose is tax avoidance. तो क्या होता है कि जब भी there is lack of commercial substance, artificial rights are there, misuse or abuse of law is happening, तो ऐसे में GAR एप्लीकेबल होता है. और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि दिस ओवरराइड्स आवर टैक्स ट्रीटीज इंक्लूडिंग द DTA. अब सवाल उठता है ये DTA क्या कंसेप्ट है. तो बेसिकली इट इज़ अ बायलैटरल ट्रीटी एंड इट इज़ एम्ड टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनकम एंड कैपिटल गेन्स. तो इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू क्लेम किया जाता है. वन इज़ द एग्जाम्पशन मैथड, वन इज़ द क्रेडिट मैथड एंड इंडिया इज हैविंग अराउंड 90 DTAs. ठीक है, तो जो क्लेमिंग बेनिफिट्स हैं दे रिक्वायर TRC and there are certain declarations to be made, right.
TIRC जैसे मैंने बोला था, इट इज़ issued by the country's tax authority to certify yes this particular entity is a tax residence, right? तो अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्डिक्ट से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं. नंबर वन, इट विल एंड द ऑटोमेटिक DTA क्लेम्स बेस्ड सोलली ऑन द रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला येस दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो इन्वेस्टर को दिखाना पड़ेगा येस देर इज रियल इकोनॉमिक सब्सटेंस हैपनिंग, देर इज ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग हैपनिंग, देर इज सम कॉमर्शियल एंगल, राइट. Pax Silica and India's inclusion. So the US ambassador to India, Sergio Gore, he stated that India will be invited to join this particular initiative. तो अब ये है क्या? So basically this is a coalition, ठीक है, US led multilateral coalition. So it is designed to build a secure, resilient and innovation driven silicon and AI supply chain ecosystem. ठीक है, तो जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा ये एक पर्टिकुलर सिस्टम बनेगा जो कि फोकस्ड होगा सिलिकॉन एज वेल एज ऑन AI रिलेटेड सप्लाई चेन्स, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, कि जो हमारा चाइना है, ठीक है, सो चाइना इट रिफाइंस ओवर 60% ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो ऐसे में वो डोमिनेट करते हैं आपकी अपस्ट्रीम एज वेल एज मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग को. और अभी रिसेंटली चाइना ने दे हैव पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स एज वेल. तो बेसिकली देर दिस लीड्स टू अ वल्नरेबिलिटी फैक्टर. ठीक है, तो इस चीज़ को हमें काउंटर करना है और उस काउंटर करने की डायरेक्शन में ये एक इनिशिएटिव है. तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. तो दीज आर सम ऑफ दी कंट्रीज़. तो ये सब इस इनिशिएटिव का पार्ट है. अब सवाल उठता है कि इंडिया इनिशियल मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड रिजर्व्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी भी नहीं है फॉर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर्स. तो फिर अब सवाल उठता है कि अब क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो हमारा जो रोल है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, AI में, वो इंक्रीज़ हो रहा है. फिर आता है आपका जियोपॉलिटिकल फैक्टर. ठीक है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड पार्टनर्स इन जियोपॉलिटिक्स. और इससे पहले भी इंडिया इट हैज़ ज्वाइन योर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप दैट इज़ MSP इन 2023. ठीक है, तो उसका भी इंडिया एक साल बाद ज्वाइन किए थे एज ए 14th मेंबर. और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स, वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करते हैं. लाइक वी हैव योर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ 2021, देन वी हैव इंडिया AI मिशन ऑफ 2024, देन वी हैव नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, फिर MSP तो है ही, राइट. US रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म. तो अभी ये देखने को मिला है कि US इट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से 31 UN बॉडीज़ हैं. तो अब वो क्या रीज़न दे रहे हैं? दे आर सेइंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन अमेरिका फर्स्ट, राइट. सो दिस वॉज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग द अर्लियर ट्रम्प प्रेजिडेंसी, जो कि ट्रम्प 1.0 में देखी गई थी. एंड ऐसे में ये क्या कंसर्न्स लेके आ रहा है दैट रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म दैट इज गेटिंग इरोडेड स्पेशली इन योर क्लाइमेटिक गवर्नेंस. तो जैसे अब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से दे हैव एग्जिटेड. क्लाइमेट की बात करें तो UNFCCC, IPCC, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट, IUCN, REDD+, then UN Energy. Similarly, in terms of health, population and human rights, WHO से निकल गए हैं, UNHRC से निकल गए हैं, यूनेस्को से निकल गए हैं, UNFPA से निकल गए हैं. डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम से निकल गए हैं. तो अब ये इन सब चीज़ों से सिर्फ एक ही रीज़न है कि मल्टीलेटरलिज्म हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको कंस्ट्रेंट करता है. हम पहली चीज़. दूसरा, हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में, उसको रिड्यूस करने की नीड है, राइट. एंड इट ऑल्सो इज़ दिस ऑल्सो हैज़ टू बी सीन फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि डोमेस्टिकली मैं लोगों को ये दिखाऊं कि मेरा सारा फोकस अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने के ऊपर है.
अब इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली अब जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस वाज डोमिनेटिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, तो वो चीज़ अब हैम्पर होगी, पहला। दूसरा, यूएन इन बॉडीज़ में, स्पेशली इन द यूएन रिलेटेड बॉडीज़, चाइना इज़ एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, बी इट इन योर FAO, ITU, ICAO, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए अभी कोई नहीं है, ठीक है। सेकंड, इट विल वीकन द क्लाइमेटिक गवर्नेंस, जो आपका COP प्रोसेस हुआ, UNFCCC हुआ, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस डिक्लाइन होगा बिकॉज जो डेवलप कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूट करना है, दैट विल गेट हैम्पर्ड। इट विल ऑल्सो हैम्पर द पीस बिल्डिंग प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दैट विल गेट हैम्पर्ड। तो ऐसे में इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर आप बात करें जैसे आप करो क्लाइमेट की बात, तो देर वुड बी हार्डर नेगोशिएशंस अंडर UNFCCC नाउ, ठीक है। देर वुड बी ग्रेटर बर्डन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज टू सस्टेन द मोमेंटम, राइट। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू फिल द लीडरशिप वैक्यूम। अब हमें चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना है, तो ऐसे में इंडिया, इट कैन प्ले इट्स रोल, राइट। So this is what I wanted to discuss with respect to the top 10 news. I hope everyone has understood all the 10 topics. Thank you.